क्या कारण है कि आज आज़ादी के 70 सालों के बाद भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर लोग थाने में जाने से डरते हैं? क्या कारण है कि आज कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता है? क्या कारण है कि आज कोई भी व्यक्ति अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं कराना चाहता है? क्या कारण है कि आज हमारे राज्य के अधिकतर नौजवान दूसरे राज्यों में जाकर 4,000 5,000 की नौकरी के लिए 12 घंटे काम करने को विवश हैं? क्या कारण है कि आज शराबबंदी को 1 साल हो चुके हैं, फिर भी आज शराब बिहार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा बिक रहे हैं। इन सारी बातों को मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल वर्कर, पीजी फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। आप सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बहुत दुख होता है अपने आप को जब हम दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहाँ पे बिहारी कहने में कि हम बिहार से आए हुए हैं। लोग हम पर हंसते हैं, हम पर कमेंट करते हैं, हमें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और बिहार का इतना हिस्ट्री बुरा नहीं था जितना आज बिहार के राजनेताओं ने इसे कर दिया है। बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अपने आप से कभी कभी सवाल उठते हैं कि क्या यह वही बिहार है जहां विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? क्या यह वही बिहार है जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था? क्या यह वही बिहार है जहां महात्मा गांधी आज़ादी की पहली लड़ाई लड़े थे? क्या यह वही बिहार है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? क्या यह वही बिहार है जहां महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बिहार तो वही है, लेकिन यहाँ के राजनेताओं ने, यहाँ के कानून के रखवालों ने, यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने फायदे के लिए, अपने निजी फायदे के लिए बिहार को बेच डाला है। आजकल सरकारी स्कूलों में जिस तरह से मास्टरों की बहाली हुई है, उनको देखते हुए तो यही लगता है कि ये चपरासी के लायक भी नहीं है, फिर इन्हें मास्टर की डिग्री मिली तो मिली कैसे? आजकल जब मीडिया की टीम स्कूलों में पहुंचती है और मैडम से या सर से सवाल करती है तो सर लोग एक ट्रांसलेशन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं जी से जी। मैडम लोग स्कूल का मीनिंग गलती लिख रहे हैं। क्या हो रहा है शिक्षा के साथ? और नीतीश सरकार बोलती है कि हम तो बिहार के शिक्षा स्तर को काफ़ी बढ़ा रहे हैं। जब बिहार के शिक्षा स्तर को बढ़ा रहे हैं तो हमारे स्कूल में जो मास्टर हैं उनको खुद नहीं बुझा रहा है। खुद मास्टर साहेब 11 बजे पहुंच रहे हैं, 1 बजे बच्चों को खिचड़ी खाने के लिए मिलती है। आजकल देखने के लिए मिलता है बच्चों के बैग में, झोला में किताब रहे या न रहे, लेकिन उनके बैग या झोले में थाली जरूर होती है। बच्चे सिर्फ खाने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई तो वहाँ हो ही नहीं रही है। मास्टर साहब वहाँ अगर कुछ 11 बजे पहुँचते भी हैं तो आराम फरमाने के लिए मास्टर साहब और मैम साहब मिलकर बैठ जाते हैं ऑफिस में। पुरानी बातें शुरू हो जाती है, पंखा गर्मी के समय में झलते रहते हैं और ठंडे के समय में मैडम लोग उन के गोले से स्वेटर बुना करती है और बच्चे आराम से खेलने में लग जाते हैं। बताइए, जब इस तरह से बच्चे पढ़ेंगे तो वे स्वामी विवेकानंद तो नहीं बन सकते। हमारी बिहार की शिक्षा कहाँ जा रही है? आज परीक्षा के समय में बच्चों को नंगा कर कर चेक किया जा रहा है। अगर वही चेक सरकारी स्कूल में समय रहते, जो अधिकारी चेक करते हैं परीक्षा भवन में जाकर स्कूल में चेक करें, तो परीक्षा भवन में विद्यार्थियों को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नियम होना चाहिए कि आज जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी ऊंचे ऊंचे पद पर विद्यमान हैं, उनके बच्चे महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और बेचारे रिक्शा चलाने वाले
जो मजदूर किसान हैं, जो 2 वक्त से अपनी रोटी जुटा पाते हैं, उनके बच्चे महंगे स्कूल में कैसे पढ़ सकते हैं? उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर घटिया से घटिया होता जा रहा है। ये नियम होना चाहिए कि जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। आजकल सरकारी अस्पतालों की जो हालत हो चुकी है देखने लायक नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर साहब भी समय से नहीं पहुँचते हैं, दवाई को भी ढंग से नहीं रखा जाता है, मरीजों के रहने के लिए सही जगह नहीं है। मैंने कितने रोगियों को तड़पते हुए सरकारी अस्पतालों में देखा है और कितनों को तड़पते तड़पते दम तोड़ते देखा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है और जनता भूखे तड़प रही है। आजकल हमारे राज्य के बड़े बड़े नेता के संपर्क शहाबुद्दीन जैसे खूंखार अपराधी के साथ होते हैं और खूंखार अपराधियों को छुड़ाने के लिए हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता आज राज्य के जमीन चोटी एक कर देते हैं। अच्छे अच्छे नेताओं के संपर्क शार्प शूटर से होते हैं। क्या हमारा बिहार का हो रहा है? और बिहार की भोली भाली जनता इनके बातों में आकर इन्हें वोट देती है और ये जीतने के बाद हमारा खून चूसते हैं। आज कुछ व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं तो उनकी आवाज या तो दबा दी जाती है या उनकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। जो आप लोगों ने पत्रकार के साथ क्या हुआ था वो अच्छी तरह से जानते हैं। आज हमारे राज्य का अनपढ़ मुख्यमंत्री है जो कि बोलता है कि हम बिहार को तो शिक्षा दर में आगे करा देंगे, बिहार का विकास कराएंगे। अरे पहले खुद तो विकसित हो तुम। वो बाप के बल पर डिप्टी सीएम बना लेकिन बिहार के लिए क्या कर रहा है? उसका भाई मिट्टी घोटाले में पकड़ाता है, उसका बाप कभी चारा घोटाले में पकड़ाया और वैसे वैसे लोगों को हम लोग जात के आधार पर, पात के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट दे रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा राज्य का क्या हो रहा है। हम सिर्फ जात पात के नाम पर वोट देकर ऐसे पाखंडियों के बातों में आ जा रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारा बिहार बुरे से बुरे स्थिति झेल रहा है। आज बिहार में शराब बंद हुआ, नीतीश सरकार बहुत अच्छा फैसला लिए कि शराब बंद हुआ, लेकिन जो भी शराब की दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी थे, जो भी वहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे, उन्हें नौकरी भी तो देनी चाहिए थी। जब लोग भूखे पेट रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्राइम करेंगे ही, क्योंकि भूखा पेट जब इंसान रहता है तो कुछ भी कर सकता है। आज शराब बंद हुए 1 साल हो गया, लेकिन जो शराब की दुकानों में काम करने वाले मजदूर थे, जो वहाँ वर्कर थे, उन्हें नौकरी कहाँ मिली? उन्हें नौकरी के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। और दूसरी बात, आज बिहार में शराब हर जगह उपलब्ध है और सरकार बोलती है कि हम तो सरकार बिहार में शराब बंद कर दिए हैं। फिर बिहार में शराब कहाँ से आते हैं? आज हमारे राज्य के छोटे से लेकर बड़े अधिकतर कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके हैं। सबसे निचला, उसके ऊपर सब एक दूसरे से पैसा लेने पर लगे हुए हैं और इसमें भोली भाली जनता मारी जा रही है। आखिर बिहार में शराब आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? नीतीश सरकार बोलती है कि हम पूरी तरह से शराब मुक्त बिहार है, लेकिन हम कहते हैं पहले से ज़्यादा बिहार में शराब बिक रहे हैं। अब तो होम डिलीवरी सिस्टम हो चुका है, फ़ोन कीजिए और घर बैठे शराब पाइए। बिहार की जनता को जागरूक होना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। आज लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझते हैं, तो कभी नीतीश सर जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री का दावेदार समझ रहे हैं। अपने आप से यहाँ पे सवाल उठती है,
जी हाँ भाइयों, अपने आप से एक सवाल उठती है कि क्या बिहार लोकतांत्रिक है या राजतांत्रिक? क्योंकि ऐसा तो राजा महाराजा के समय में होता था, क्योंकि राजा महाराजा के लड़के लोग युवराज चुनते थे और आज हमारे राज्य के बड़े नेता युवराज चुन रहे हैं। उन्हें किसने हक दे दिया बिहार के मुख्यमंत्री पद चुनने के लिए? बिहार की जनता को चुनने का हक है, न कि नीतीश को और लालू को। हमें दोस्तों मूर्ख बनाया जा रहा है और हम भोले भाले जनता इनकी बातों में फंसकर इन्हें वोट देते हैं और ये जीतने के बाद हमारा खून चूसते हैं। हमें सोचना होगा, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। आज अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जा रही है। तो यहाँ एक अपने आप से सवाल उठती है, क्या तानाशाही राज्य है? क्या बिहार तानाशाही राज्य है? मैं चाहता हूं दोस्तों, सिर्फ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या जितने भी सोशल साइट पर हैं उस पर सिर्फ जय श्री राम लिखने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हमें लड़ना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। जो गलती करता है वो तो गलत है ही, और जो गलती को सहता है उससे वो बड़ा गुनहगार है। हमें लड़ना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। हमें तलवार उठानी होगी उन अत्याचार के खिलाफ जो हम पर किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों या कि इस पोस्ट को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को लोग देखें और उनमें एक क्रांति विकसित हो। मैं चाहता हूं कि क्रांति अवश्य होनी चाहिए इस अत्याचार के खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ। आज आपने देखा होगा कि जो आरक्षण है, आरक्षण का सही फायदा कौन ले रहा है? नीचे वर्ग में वही लोग जो काफ़ी आगे आ चुके हैं वही आरक्षण ले रहे हैं। जो मजदूर था, जो खेतों में मिट्टी काटता था, आज भी उसका लड़का खेतों में मिट्टी काटने पर मजबूर है। यहाँ पे आरक्षण जात के नाम पर मिलते हैं, जबकि मैं बताना चाहूँगा फॉरवर्ड क्लास में भी बहुत से वैसे व्यक्ति हैं जिनके घर के छतों पर, घर की दीवारों पर छत नहीं है, उनके रहने के लिए जगह नहीं है, वो मजदूरी करने पर विवश हैं। और बैकवर्ड क्लास में भी वैसे काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी अमीर हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आरक्षण जात पात के नाम पर नहीं, जिसको वास्तव में ज़रूरी है उसके आधार पर होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस पोस्ट को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। धन्यवाद दोस्तों।